हमारा प्रकाश की शीर्षक का हमारा ये चौथा वीडियो है, जिसमें आज हमारा चर्चा का केंद्र है प्रकाश का पुनः परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है ये है क्या, और इसके शर्तें और इसका जो दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पुनः परावर्तन है क्या। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से आपतित होकर फिर उसी माध्यम में क्या करता है, यात्रा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में क्या करता है, कोई प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। आपतित के बाद परावर्तन होने के बाद जिसको आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ के नहीं करता है, क्या करता है, ये फिर उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित होने के बाद उसी सघन माध्यम में यात्रा करने लगता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का पुनः परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो है, इसके लिए जो शर्तें हैं, इसके लिए कुछ शर्तें होना चाहिए। शर्तें क्या है ये देखते हैं। तो पहला शर्त है प्रकाश सघन माध्यम में क्या हो, आपतित होना चाहिए। ठीक है, सघन विरल विरल में नहीं, सघन में ये आपतित होना चाहिए। और दूसरा है जो आपतन कोण, जो कोण है ये क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण जान लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण वो कोण है जिसपे किसी किरण को आपतित करने पर, ठीक है, परावर्तित होने के बाद वो दो माध्यम को क्या करता हो, या दोनों माध्यम को अलग करता हो, या अलग करने वाले जो सतह है उससे होकर क्या हो, आगे बढ़ता हो। ठीक है, अर्थात वो निश्चित कोण है। जैसे मान लीजिए क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, माध्यम, इस पे किसी, मान लीजिए अविलंब, इस पे किसी कोण को हम मान लीजिए क्या है, किसी निश्चित कोण पे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो ये परावर्तित होने के बाद क्या करता है, ये जो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो पृष्ठ है, इससे होकर क्या करता है, आगे बढ़ता है। दोनों माध्यम को क्या करता है, अलग करने वाले पृष्ठ से होकर आगे बढ़ता है। यही क्या है, यही है क्रांतिक कोण। ठीक है, यानी जिस कोण पे आपतित करते हैं तो क्या करता है, परावर्तित होने के बाद क्या होता है, जो दोनों पृष्ठ को अलग करता है। ठीक है, और अलग करते हुए आगे बढ़ता है, इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। अर्थात ये निश्चित कोण है। इस कुछ उदाहरण देख लेते हैं क्रांतिक कोण का। जैसे पानी का क्रांतिक कोण, पानी का क्रांतिक कोण, कोण, पानी का क्रांतिक कोण है 48 से 49 के बीच होता है। ठीक है, तो 48.5 डिग्री के आसपास होता है। उसी प्रकार फिल्ट कांच होता है, क्राउन कांच, क्राउन कांच का क्रांतिक कोण इसका 41 के आसपास, 41.1 के आसपास होता है। फिल्ट कांच इसका 37 के आसपास होता है, 37.4 के आसपास होता है। उसके बाद 37 के आसपास होता है हीरा, हीरा का क्रांतिक कोण डिग्री, सॉरी डिग्री छूट गया, इसका होता है 24.45 के आसपास। ठीक है, 24 पॉइंट कुछ के आसपास डिग्री होता है। ये कुछ क्रांतिक कोण देख लिया। ठीक है, अर्थात इस पे जो हम किसी, जैसे हीरा में अगर हम 24 डिग्री पे प्रकाश को आपतित करेंगे तो क्या होगा, दोनों पृष्ठ को या दो माध्यमों को क्या करेगा, अलग करेगा। फिल्ट कांच में करेंगे तो 37 के आसपास, और पानी में करेंगे तो 48, 49, 50 के आसपास। ठीक है, डिग्री पे आपतित करेंगे तो क्या करेगा, दोनों माध्यम को अलग करेगा। ठीक है, अभी जो हम देख ले क्रांतिक कोण देख लिया, प्रकाश के पुनः परावर्तन के हम उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, तो हीरा का जो चमकना होता है, हीरा का जो चमकना होता है क्या होता है, प्रकाश के पुनः परावर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। हीरा को जब तराशा जाता है तो उसको क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से क्या किया जाता है, अधिक करके तराशा जाता है, जिसके कारण उसमें पर जो प्रकाश पड़ता है तो उसका क्या होता है, पुनः आंतरिक परावर्तन होता है और उसमें चमक उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मरीचिका की घटना जो होती है रेगिस्तान में या सड़क पे कहीं भी जब पानी का आभास होता है, गर्मी के समय में, गर्मी में पानी का आभास,
यही क्या होता है, मरीचिका की घटना होता है। क्या होता है, सतह गर्म रहता है, गर्मी में सतह क्या होता है, गर्म रहता है। उस पर जो हवा रहता है, इसके संपर्क में जो हवा रहता है वो हवा गर्म हो जाता है, और गर्म हवा क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। इसके अपेक्षा जब ऊपरी वाला जो हवा रहता है वो थोड़ा ठंडा रहता है। किसके, तो इस सतह के अपेक्षा क्या होता है, सतह वाली जो हवा रहता है उसके अपेक्षा क्या होता है, ठंडा रहता है। और ठंडा रहता है तो वो क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। अब सघन जब माध्यम होगा, प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो इसको क्या होगा, सघन से विरल में प्रवेश करेगा। जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा और इसका जब तिरछक या क्रांतिक कोण से अधिक होगा, क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो क्या होगा, प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन होगा। जब प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या होगा, पानी का आभास होगा। ठीक है, पानी का आभास जो होता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, मरीचिका की घटना कहा जाता है। ये गर्मी के समय में होता है। उसके बाद आप प्रकाश तंतु देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसका जो कोर होता है, कोर क्या होता है, सघन होता है, सघन होता है। और जब सघन होगा ये तो इसका, इस पर जब हम किसी सिग्नल को भेजते हैं तो सिग्नल भेजते हैं तो इसका पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। पुनः आंतरिक परावर्तन होने के बाद क्या होगा, इसमें जो सूचना जो रहता है तो सूचना का संचार होगा, सूचना का संचार होगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ये भी होता है, इसका इसमें ऊर्जा क्षय कम होता है, कम होता है, और केबल की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद इसमें इसकी गुणवत्ता का भी ह्रास को, सूचना ये सिग्नल का जो गुणवत्ता होता है, सिग्नल की गुणवत्ता का भी ह्रास कम होता है, ह्रास कम होता है। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर क्या किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद वाईफाई में भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एंडोस्कोप जो होता है, एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक, डॉक्टर चिकित्सक क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक भाग की जांच करने के लिए, शरीर के आंतरिक भाग के जांच के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रकाश के पुनः परावर्तन के कुछ उदाहरण देखें। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।